यानी कि वो जो पहला क्वेश्चन है वो तो 1 नंबर का ही है, वो दूसरे क्वेश्चन के साथ जोड़ देंगे। सरकार किसे कहते हैं? संसद की प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लोकसभा। लोकसभा की रचना या संगठन। लोकसभा की रचना या संगठन व इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। लोकसभा की रचना या संगठन व इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये सिंगल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दोनों भी एक साथ आ सकते हैं, केवल इतना सा भी आ सकता है, लोकसभा की रचना या संगठन का वर्णन कीजिए अथवा लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। लेकिन 7 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसलिए बड़ा आ सकता है क्वेश्चन। लोकसभा की रचना या संगठन व इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी संसद और इस संसद में मैंने आपको 3 अंग बताए थे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो ये जो लोकसभा है ये हमारे देश का प्रथम सदन है। इसको निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, निम्न सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा जो होती है उसको हम प्रथम सदन या निम्न सदन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, इसकी रचना या संगठन के बारे में बात करते हैं। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसमें हमारे यहाँ पे जो सरकार का गठन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, वो सभी लोकसभा में ही निर्मित होती है। हमारे देश के जितने भी प्रमुख काम होते हैं वो लोकसभा में ही होते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी हम रचना या संगठन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रचना या संगठन। तो इसका जो पहले पॉइंट लिखने हैं, फिर उसके बाद एक एक का वर्णन करना है। इसमें भी आपको नंबर 1 सदस्य संख्या, रचना कर रहे हैं हम इसकी। नंबर 2 निर्वाचन। नंबर 3 सदस्यों के लिए योग्यता। नंबर 4 कार्यकाल और नंबर 5 अधिवेशन। ठीक है। इनके द्वारा लोकसभा का रचना या संगठन होता है। लोकसभा की रचना या संगठन का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको पॉइंट लिखने हैं, सदस्य संख्या, नंबर 2 निर्वाचन, नंबर 3 सदस्यों के लिए योग्यता, नंबर 4 उसका कार्यकाल और नंबर 5 उसका अधिवेशन। अब हम इनके बारे में वर्णन करते हैं। सबसे पहले बात करें हम सदस्य संख्या। तो देखिए, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य संख्या हो सकती है। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य संख्या हो सकती है। वर्तमान में 543 सदस्य 545 सदस्य संख्या है। ठीक है। वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है, जिसमें से
543 निर्वाचित होती हैं तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है। वैसे तो 545 सदस्य संख्या होती है, जिनमें से 543 निर्वाचित होती है और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लेकिन ये जो 2 सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं। अगर ये निर्वाचित होकर आ जाते हैं तो फिर राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता है, फिर 545 ही निर्वाचित होकर आते हैं। और अगर ये निर्वाचित होकर नहीं आते, चुनाव जीत कर नहीं आते हैं, तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। देखिए आंग्ल भारतीय क्या होते हैं। ये जो आंग्ल भारतीय होते हैं जिसमें पिता विदेशी हो और माता भारत की हो, वो उनका जो बच्चे होंगे वो आंग्ल भारतीय कहलाएंगे। या जिनकी माता विदेशी हो और पिता भारतीय हो, वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। तो ऐसे 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे। इस प्रकार से इसकी जो सदस्य संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है, जिनमें से 543 निर्वाचित होती हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सदस्य संख्या। दूसरी बात करते हैं हम निर्वाचन। तो इनका निर्वाचन देखिए कैसे होता है। निर्वाचन भारत का वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष से ज़्यादा आयु प्राप्त कर ली है, उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है और उस वोट देने के अधिकार के द्वारा वो इसके सदस्यों का निर्वाचन करता है। इसकी जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और इनका जो निर्वाचन होता है वो 18 वर्ष से आयु जो प्राप्त व्यक्ति हैं वो इसकी जो है निर्वाचन करता है। इसके जो जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता के द्वारा इनका निर्वाचन होता है और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष से आयु प्राप्त कर ली है उनको मताधिकार का प्रदान किया गया है और उस मताधिकार के द्वारा ही वो इनका निर्वाचन करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सदस्यों के लिए योग्यता। तो देखिए सदस्यों के लिए योग्यता के बारे में बात करूं तो इसके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। नंबर 1, पहली जो योग्यता है इसके सदस्य बनने के लिए वह व्यक्ति जो इसका सदस्य बन रहा है भारत का नागरिक होना चाहिए। जो पहली योग्यता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। जो दूसरी है उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नंबर 3, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरी योग्यता हो गई वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता है वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उसके जो है ये सदस्यों के लिए योग्यता है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का जिसकी आयु 25 वर्ष हो या उससे अधिक हो।
तीसरी, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए या कोई अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर उसको उसका सदस्य बनना है, चुनाव लड़ना है, तो सबसे पहले वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। चौथा, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए योग्यताएं हैं। उसके बाद कार्यकाल। बात करें हम कार्यकाल की, तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा का वैसे तो कार्यकाल हमारे देश में अब 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। इन 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है। ठीक है, तो लोकसभा अगर भंग हो जाएगी तो उनका कार्यकाल भी नहीं रहेगा। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि अधिकतम कितने वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर ये पहले भी अस्थिर हो जाए या भंग हो जाए तो 5 साल से पहले भी सरकार गिर सकती है, तो इसका कार्यकाल 5 साल से कम भी हो सकता है, लेकिन 5 साल से अधिक नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये है। इसके बाद अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है लोकसभा में हर 6 महीने के अंदर अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग बुलाई जाती है। हर साल में 2 बार मीटिंग बुलाई जाती है 6-6 महीने के गैप में। ठीक है ना, अधिवेशन होता है 6 महीने के अंदर। मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट कोई आपदा आ गई है या किसी भी प्रकार की कोई घटना घट गई है, देश के सामने किसी भी प्रकार की चुनौती हो गई है, तो उस समय इसमें महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं और उनका अधिवेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से लोकसभा की रचना या संगठन के बारे में बात करें थे हम। 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक है इसके: सदस्य संख्या, निर्वाचन, सदस्यों के लिए योग्यता, कार्यकाल, अधिवेशन। बात करते हैं शक्तियाँ का वर्णन करना है। देखिए आपको ज़्यादातर इस लेसन में जो शक्तियाँ मिलेगी वो सबकी सेम है। संसद की, राज्यसभा की, ठीक है, ये जो दोनों हैं ये सब, इनकी संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इनकी शक्तियाँ सही सबकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली जो शक्ति है वही आ गई इसमें भी, विधायी शक्तियाँ। संसद की जो शक्तियाँ हैं वही इसकी शक्तियाँ हैं, क्योंकि संसद का ही अंग लोकसभा है, इसलिए लोकसभा की शक्तियाँ भी वही है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी संसद में मैंने आपको समझाया है। मैं इनके पॉइंट लिख देता हूँ। नंबर 1 विधायी शक्तियाँ। नंबर 2 संविधान संशोधन शक्ति। नंबर 3 वित्तीय शक्तियाँ। नंबर 4 प्रशासनिक शक्तियाँ। नंबर 5 निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम संसद में भी बात की थी, वही शक्तियाँ हैं: विधायी शक्तियाँ, संविधान संशोधन शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। तो इस प्रकार से ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद अब जो मैं चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा आप स्पेशल तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि ये निश्चित बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा
और वो क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर ये पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कई बार एग्ज़ाम टेस्टों में जो लिए परीक्षाएँ लिए बीच बीच में, उसमें बच्चों ने क्या कर दिया, शक्तियाँ अलग लिख दी, कार्य अलग लिख दिए। ऐसा नहीं है, शक्तियाँ और कार्य एक ही हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। तो राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियाँ होती है। एक होती है सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी होती है संकटकालीन शक्तियाँ। ठीक है, राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। पहली सामान्यकालीन शक्तियाँ, दूसरी संकटकालीन शक्तियाँ। तो सबसे पहले थोड़ा हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक होगा और देश का सारी व्यवस्थाएं उसी के नाम से चलेगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सामान्यकालीन शक्तियाँ। तो पहली कार्यपालिका संबंधी कार्यपालिका, ऐसे लिखो आप, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। तो देखिए सामान्यकालीन शक्तियों का जो पहला पॉइंट है वह है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। इसके भी भाग हैं। तो देखिए कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों में कौन कौन से आते हैं। नंबर 1, रोमन पद्धति में, फिर पॉइंट लिखने हैं आपको इसके, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्तियों में उसकी पहली जो शक्ति है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। नंबर 2, शासन संबंधी, शासन संचालन संबंधी शक्तियाँ। नंबर 3 है वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियाँ। और नंबर 4 है सैनिक क्षेत्र में शक्तियाँ। तो देखिए
सामान्यकालीन में 4 प्रकार की शक्तियां हैं वैसे तो इसकी। नंबर 1 कार्यपालिका संबंधी शक्ति, नंबर 2 विधायी शक्तियां, नंबर 3 वित्तीय शक्तियां और नंबर 4 न्यायिक शक्तियां। तो आपको ये लिखने हैं और इन 4 में भी 2 के पॉइंट हैं। जो बात करते हैं हम सामान्यकालीन शक्ति में, जो पहली शक्ति है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति और इसके भी 4 पॉइंट हैं। उसके बाद दूसरी हम लिखेंगे विधायी शक्तियाँ, उसके भी 3-4 पॉइंट हैं। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ और उसके बाद जो संबंधी शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों में आता है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। पदच्युति का मतलब होता है पद से हटाना और नियुक्ति का मतलब होता है उनको नियुक्त करना। तो राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले संसद में बात की थी, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। महत्वपूर्ण अधिकारी जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, भारत का महालेखाकार परीक्षक है, राज्यों में राज्यपाल हैं, इन सब की नियुक्ति और भी जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति, और अगर ये गलत काम करते हैं तो इनको पद से हटाया भी जा सकता है, ये भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। नंबर 2 शासन संचालन संबंधी शक्तियाँ। वैसे तो राष्ट्रपति हमारे भारत में नाम मात्र का प्रधान होता है, क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक शासन शक्ति है और जहाँ संसदात्मक शासन शक्ति होती है वहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारक होता है। लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कहा गया है कि देश का जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। तो इस प्रकार से शासन संचालन में संबंधित शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वहाँ जो राज्यपाल है, संवैधानिक जो प्रधान है वो राज्यपाल होता है और उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, जो कि शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वहाँ पे। इसी प्रकार तीसरी वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियाँ। वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियाँ भी उसी की होती है। प्रथम नागरिक होने के नाते वैसे तो पूरे काम हमारे यहाँ प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राजदूत जो वैदेशिक जो विदेशों में जो भारतीय राजदूतों की नियुक्ति की जाती है, हर देश में एक राजदूत की नियुक्ति की जाती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वो उसके वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियाँ हैं। वो राजदूत जो है वो वहाँ पे कार्य करता है और वो राष्ट्रपति के नाम पर ही कार्य करता है। इसके अलावा कई बार राष्ट्रपति जो होता है वो विदेशों का भ्रमण भी करता है, वहाँ राजनीतिक बातचीत भी करता है। इस प्रकार से ये वैदेशिक शक्ति हो गई। और चौथी है सैनिक क्षेत्र में शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों जो सेनाएं हमारे देश की उनका प्रमुख सेनापति होता है। तीनों जो सेनाएं हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही कार्य करते हैं। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सेनापति होता है वो देश का राष्ट्रपति ही होता है। इस प्रकार से सैनिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये हो गया आपका सामान्यकालीन शक्तियों का पहला पॉइंट, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, इसकी जो दूसरी शक्ति है वो विधायी शक्ति है। सेकंड पॉइंट विधायी शक्तियाँ। देखिए इसके भी पॉइंट हैं, विधायी शक्तियों के भी। विधायी क्षेत्र का प्रशासन। नंबर 1 नंबर 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। नंबर 3 विधेयक पर
निषेधाधिकार का प्रयोग। और नंबर 4, अध्यादेश जारी करने की शक्ति।